चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं ये न्यूज 18 की खास पहल। जोरदार तालियों से स्वागत करिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 इंडिया के इस महामंच पर, जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है। आप खेल मंत्री भी हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। कॉमनवेल्थ खेल में इस समय भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक तरफ तो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ईडी का खेल भी चल रहा है। ये क्या खेल है? नमस्कार मित्रों, आपने सही सवाल पूछा कि आखिरकार ईडी की रेड या ईडी की जांच क्यों चल रही है। शायद यही सवाल 2010, 11, 12, 13, 14 इन 5 वर्षों में देश पूछता था कि क्या कभी कोई कार्रवाई होगी, क्या कभी जो सरकारों में भ्रष्टाचार होता है इस पर नकेल कसी जाएगी। और जनता ने 2014 में जब मोदी जी की सरकार को चुना, तब हमने पहला वायदा ये किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन देंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के बाद कोई 8 रुपए का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सकता है। दूसरी बात, आखिरकार जनता के पैसे अगर कहीं पर खाए गए, मुखर्जी हो, चटर्जी हो, चाहे लिंक कहीं बनर्जी जी के साथ जुड़े हों, या देश के किसी कोने में कोई, मैं किसी जातिगत उस पर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी नाम, मान लो पार्था चटर्जी हैं या कोई और व्यक्ति है, इनके मैं पूरा लिंक समझ रहा हूं, चटर्जी बनर्जी सारा समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन सबके लिंक कहां जुड़े हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना किसी मंत्री के नजदीकी के घर पे एक बार 20 करोड़, दूसरी बार फिर उतने, फिर तीसरे, अंत ही नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। और जब ये कट मनी की बात चलती थी तब लोगों को लगता था शायद आरोप लगते हैं, और जब चिट फंड की बात होती तब भी ऐसा लगता था। लेकिन चिट फंड घोटाला करने वालों ने बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बनाई हुई पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में खरीदी। आप में से कितने लोगों की पेंटिंग किसी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदी है? कोई ऐसा? यहां पर तो वैसे कोई यस बैंक वाला था तो उसने किसी एक परिवार वाले जो इतने वर्षों तक देश पे राज करते रहे, उनके लिए वैसा काम करने का उन पर भी देखिए, अब पार्था चटर्जी के पास तो नोट निकल रहे हैं, अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। उसके बाद इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो नेशनल हेराल्ड हाउस और उसके 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि द्वेषपूर्ण भावना के साथ यह सरकार कार्रवाई कर रही है। चलिए, देश को यह तो पता चला नेशनल हेराल्ड के ठिकाने कितने हैं और इस पे कब्जा किसका है, कितनी शेयर कैपिटल थी और कितने की संपत्ति है। अमित जी, मेरा एक गिला आपसे है, जी, आपके चैनल से भी और कुछ बाकियों से भी। जी, आप लोग देश को बताते क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड केस है क्या? किसने रोक रखा है आपको? क्या देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। आप ये नहीं बताते कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है। अगर मैं आपके इस अभी बातचीत में करूंगा तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा। आधा घंटा मुझे केवल नेशनल हेराल्ड केस को समझाने के लिए लगेगा। नेशनल हेराल्ड केस को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। मैं नेशनल हेराल्ड केस को लंबे अरसे से 2012-13 से फॉलो करते हुए आया हूं। मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां हैं उसके अंदर, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो एक पॉलिटिकल मौका तो मिलता ही है उनको सवाल खड़ा करने का। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। सत्येंद्र जैन पर होता है, पार्था चटर्जी पर होता है, राहुल गांधी पर होता है, सोनिया गांधी पर होता है,
और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता ईडी की रडार पर, ऐसा क्यों? अब तो अगर संजय आपने- राउत भी है। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा। अब ना मेरे नेशनल हेराल्ड है ना मेरे घर पे कोई आएगा, लेकिन जिन्होंने किया है क्या वो देश के कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आज आपके चैनल पर एक है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी देश के कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है? अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं, तो फिर गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन क्यों? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए, वो बुजुर्ग हैं। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। चलिए मैं तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि 60-70 साल से ज्यादा होगी तो आपको कोई ना पूछे। विपक्ष आरोप लगाता है कि डराने धमकाने नहीं, के आप अमीर जी फिर आगे निकल गए। जी। आपने एक बीच में एक नाम लिया था सत्येंद्र जैन जी का। जी 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 जी। अब उनकी तो याददाश्त घोटाले के बाद चले गई, आपकी क्यों जा रही है? नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आऊंगा सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर भी, क्योंकि आप लोग उस पर भी थोड़ा बहुत नरम रहता है आपका चैनल। पंजाब में जो घटा जी, 3 महीने की सरकार नहीं हुई थी, 30 हत्याएं हो गई। 30 हत्याएं, गैंगस्टर जेलों में बैठ के लोगों को मार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा रहे हैं। पंजाब के सिक्योरिटी वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है सिक्योरिटी लेने वालों में, और वहां मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन सलाहकार यहां से भेज दिया। पर भगवंत मान तो आपको दोस्त भी होंगे, सदन में भी रहे काफी समय तक वो। बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। अब तो आपको बधाई देनी चाहिए, वो एक नए जीवन में बंधे हैं कुछ दिन पहले। चलिए, मैं इस मंच पे कुछ नहीं कहूंगा। जी जी कुछ बातें प्राइवेट के लिए भी ठीक रहती, चाय पे कर लेंगे जी। लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी। और सरकार का इनिशियल पीरियड खत्म हुआ तो सोचा था वो अब कामकाज पे लगेंगे जी। और जब इनका इनिशियल पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद कामकाज पे लग जाएंगे। मैं आगे का रुख करता हूं, और क्योंकि ईडी की बात हो रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बार सुना जाता हूं। 10 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा। The entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. वो कहते हैं ईडी आपके इशारों पर नाच रही है और ईडी इडियट है। हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं। कभी कहते मेरी भाषा ये नहीं है। पार्लियामेंट के अगर आप 3 वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है, दल के नेता है उनके। मैं आपको वैसे आपको ये अध्ययन करना चाहिए चैनल को। नहीं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी, वो आपको दिखाने चाहिए। वो कह रहे मेरी हिंदी कमजोर और ये है। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो 55-60 साल सत्ता में रहा हो, आज उसकी ये हालत हो गई है। आज ये उसकी हालत है जी। राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द बोलने, उन राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे।
जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे, आज वो पचा नहीं पा रहे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा, चुनाव से पहले तो कहा ये तो गरीब मां का बेटा है, चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने गरीब मां के बेटे को वोट दिया, चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए तब भी इस तरह के शब्द बोले गए। लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जी? जब उनका परिवार जहां से आया है, उनकी मां की मृत्यु उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे। कैसा जीवन व्यतीत किया होगा, वहां से राष्ट्रपति पद तक आना, और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं। कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है, इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, आजादी के इस अमृत महोत्सव पे देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला मेरी हिंदी कमजोर है, मैं माफी मांग चुका हूं, अब मुझे फांसी पे लटकाइएगा। देखिए, गलती कोई एक बार करे तब तो ठीक है। जब मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड के अलावा एक और भ्रष्टाचार जी, राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार पर पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए, तो इन्होंने आपा खो दिया। पारा खोने के बाद मुझे कहा, ये छोकरा कहां से आ जाते हैं ऐसे करके, कि हिमाचल का छोकरा करके ऐसे बोल दिया। लेकिन उनको उल्टा ही पड़ा जी। ये एक बार नहीं करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में, सांसदों के बारे में, ये आदत बन गई है। और कांग्रेस ने क्या जानबूझकर ये किया है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है? कांग्रेस कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए, महंगाई का पाप छुपाने के लिए, जीएसटी का पाप छुपाने के लिए, वो जो कार्य नहीं कर पा रहे उसका पाप छुपाने के लिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रियंका जी ने कैंपेन लॉन्च किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़की आजकल नजर नहीं आई लड़ने के लिए। देश की राष्ट्रपति पर उनके ही पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे, अपमानित किया। काश वो लड़की आगे आई होती। एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नजर आते हैं, राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी और महिला के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई, किसी की गर्दन काट दी गई। वो बेटी तो आगे कभी नहीं आई। राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं कब शुरू होती, कब खत्म होती है, वो देश को जानकारी ज्यादा आजकल तो देश में ही है वो। आप खूब खबर रखते हैं। नहीं, आजकल तो पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, लेकिन आपको पता है आजकल तो देश में ही है। और वो कहते हैं कि दूसरा सोनिया, भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सोनिया गांधी जी, जिनको इतना मान सम्मान, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई, उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया जी, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं, वो बड़ी हो जाती जी। लेकिन ना अनुसूचित जाति, ना अनुसूचित जनजाति, ना महिला, इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, और ये लोग कभी आगे नहीं आए। कांग्रेस, क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस ने बोला कि वो बहुत सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को? सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन देश
सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती। आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी, इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी। ये चुप्पी क्या कहती है? चुप्पी क्या कहती है? और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उस चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है, और उन्होंने जो कह दिया मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा। जो पार्लियामेंट में हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी जी के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। क्या आपको लगता है कि संसद को कांग्रेस का आरोप है कि आप ही नहीं चलने देना चाहते, आपका आरोप है कि कांग्रेस रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रेड हो जाती है, तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर ये सदन को चलने देना चाहते हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आप तो बहुत सबसे मतलब आप यू हैव बीन पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ईयर्स। जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब क्या पार्लियामेंट चल रही थी? नहीं चल रही थी। तब भी सड़कों पर हंगामा, गाड़ियां जला देना, तोड़फोड़ करना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम किया। सोनिया जी अस्पताल में थी, बार बार डेट्स मांगी, जितनी डेट्स मांगी उतनी डेट्स ईडी ने देने का काम किया। राहुल जी ने भी जब डेट्स मांगी ईडी ने तब तक डेट्स देने का काम किया। जांच एजेंसियां देश की स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और अगर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, जमानत पर है, अभी जेल गया नहीं है, जमानत पर है, तो जांच एजेंसियों को उनको बुलाने का पूरा अधिकार है। और राहुल जी और सोनिया गांधी जी बेल यानी कि जमानत पर हैं, जब जब जांच एजेंसियां बुलाएं उनको जाकर उनकी वहां पर जाना चाहिए। क्यों, क्या छिपाना है जी? अगर कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या है, और अगर गलत किया है तो डर इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने गलत किया है, लेकिन संजय राउत ने भी गलत ही कर दिया है, वो जेल चले गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, उद्धव जी कह रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी हैं। पुराने? तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था, मैं नहीं गया, इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लगता है संजय राउत पर? चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया हो, कभी वो कहता है कि मैंने किया है। कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक, एक उदाहरण बताइए कोई। लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं? आपने आज तक जी जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए, जी, गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था? उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी गिरफ्तारी दिन आया ना, याद? देखिए, बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवी पर भी देखता हूं, आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या हम है। सब दिखाते हैं सर, जो जिस मतलब अब गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। जेल जाते हुए भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। गिरफ्तारी में कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस पे हम कैसे रोकेंगे उसको? देखिए, विजुअल्स का बहुत फर्क होता है। अब नवाब मलिक भी थम्स अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं, वो अभी तक जेल में ही है। अब क्या कहिएगा इसमें? अब जाते तो कई ऐसे कर करके कि जैसे जल्दी आने वाले हैं, कई 3-3 महीने से अंदर हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार जी, बिल्कुल। लेकिन आप लोग दिखाते कहाँ हैं जी उनके? हम सब दिखाते हैं। कहाँ 144 करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को चपत लगा दी उन्होंने, बिल्कुल। शराब वालों को जो ठेके दिए, पॉलिसी में बदलाव किया, पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और ये देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है,
लेकिन मुख्यमंत्री 8 साल से हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो कहते हैं हम हैप्पी, कभी सत्येंद्र जैन करते हैं, कभी मनीष सिसोदिया करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं। ये सब ईमानदार हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैं हैप्पी क्लास चलाता हूं। नहीं, ऐसा है जी, अगर उनकी इस नीति में, एक्साइज पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी तो वापस क्यों की? आपने पूछा? केजरीवाल जी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पूछा जाएगा उनसे। हाँ, आप नहीं जाएंगे पूछने के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम मेरा सिर्फ सवाल, देखिए, देश को ये बताना चाहिए कि जो बड़े बड़ी डींगे मारते हैं, जो सन 2011 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये तो उसके बाद आए, और तब तो इन्होंने कस्में खाई थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आपने कभी दिखाया देश के लोगों को वापस कि उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा? वहां पे झूठ बोला। फिर पंजाब के चुनाव आए तो उससे पहले ऐसी शराब की नीति लेकर आए जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला ये आपके सामने आया, जो पंजाब के चुनाव से पहले इन्होंने किया। अब जाके पॉलिसी को रोल बैक करने का काम कर दिया। पंजाब के चुनाव में जिनके घरों में जाके ठहरे, उनके टेररिस्ट के साथ लिंक हैं जी। आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ ये जाकर रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन आप लोग इनको पर्दाफाश करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर, हम सारी खबरें दिखाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा व्यूअर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इसीलिए हम शायद नंबर 1 है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं, और वो शिकायतें ये हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी उनसे डरते हैं, इसीलिए ईडी को आगे कर रहे हैं, सीबीआई को आगे कर रहे हैं, और सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हिमाचल में थे, और आप तो खुद हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में इनके जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, जो इनके संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन पूरी टीम ही चली गई है, जो इनके पूरे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, इनके आईटी सेल के इंचार्ज थे, पूरे के पूरे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके पीछे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। पार्था चटर्जी के घर से पैसा पकड़ा जाए तो किसी और का दोष है। सोनिया जी, राहुल जी का भ्रष्टाचार बाहर आए तो बीजेपी दोषी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और बाकी सब लोग भ्रष्टाचार में गिरे। अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का, तो सबके लिए बीजेपी दोषी है। सब तो बहुत साफ सुथरे हैं। हमें क्या डर है जी सत्येंद्र जैन जी का? कौन है वो? एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है, और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा याददाश्त चले गई है। अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी याददाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं। तो वो भी जाएंगे, दूसरे भी। भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं क्यों चिंतित होऊंगा सर? मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मुझे तो लगता है कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है और तिरंगे के साथ अनुराग ठाकुर का जुड़ाव जो है वो काफी समय से है। तिरंगा यात्रा भी लेके आप निकले थे जब आप युवा मोर्चा में होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर तिरंगा फहराना है तो जाके गलवान में फहराओ। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे झंडा नहीं फहराया था। मैं पहले तो आज आपका आभार प्रकट करूं। आपने ये कहा कि अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा में होते थे तब तिरंगे। काश आपने ये नहीं कहा कि जब अनुराग ठाकुर युवा होते थे, युवा मोर्चा में होते थे। तो कहा तो मेरी थोड़ी लाज आपने रख ली है सर। तो आप युवा की बात कर रहे हो। आजकल तो इस देश के अंदर युवा नेता की श्रेणी की एज लिमिट बढ़ती जा रही है। चलिए, तो आपने मुझे श्रेणी बढ़ाकर युवाओं में रखा है। कहीं तो आप छोड़ नहीं रहे आज मुझे है। आप ही नहीं रहे कोई मौका। 2010 में बहुत सारा पथराव भारत की सेना पर हो रहा था। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, 12 साल पुरानी बात है। मैं दूसरी बार लोकसभा का सांसद तब बना था। तो 2010 में इतने पथराव हुआ कि 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। कांग्रेस उस समय एक पॉलिसी ला रही थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर रही थी।
कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात कर रही थी और उससे हमारे सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती, तो मैंने पहले इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया, देश के हर राज्य में गया। उसके बाद कलकत्ता से कश्मीर राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा चलाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक। मुझे तब भी मीडिया के लोगों ने कहा कि कहाँ तुम 2011 में ये कर रहे हो, कौन आएगा तिरंगे के नाम पे। लेकिन आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, तिरंगे की ताकत को समझिए। ये केवल 3 गज का कपड़ा नहीं, ये इसमें इतनी ताकत है कि 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है। ये तिरंगे की ताकत है। जय हिंद, जय हिंद। और उस समय कलकत्ता से कश्मीर तक जब मैं चला, मुझे देश में शायद ही कोई जानता होगा, मैं तो दूसरी बार का सांसद था, युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष बना था। लाखों युवा जुड़ते चले गए और अब माधोपुर का आज भी वो मुझे सीन याद आता है। 80-90 हजार युवा पूरे देश भर के इकट्ठे हुए। कांग्रेस ने कई ट्रेनें बीच रास्ते में से, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, कर्नाटक की और एक राज्य की ट्रेन बीच रास्ते में से वापस कर दी। पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई कार्यकर्ताओं की कि कश्मीर ना पहुंचे। उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री थे। जी जी जी। उन्होंने फोन करके कहा कि अनुराग को मत आने दो, यहां पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने वापस कहा था कि मेरा बेटा फौजी का पोता है, मेरे दादा फौजी, परदादा फौजी थे, मेरा एक बेटा अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ भी उसको हो जाता है तो मुझे स्वीकार है, उसको जाना ही चाहिए तिरंगे फहराने। और मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ। उमर जी ने चिंता व्यक्त की थी जी 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 कि यहाँ पर बहुत खतरा है, मत आने दीजिए। और आपको याद होगा माधोपुर के उस पुल पे जब हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में घुसते हैं तो पूरी फेंसिंग कर दी गई थी, पूरी फौज पुलिस जम्मू कश्मीर की खड़ी कर दी कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए। अरे जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है।